आइए आज के इस खास विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं और उनके युद्धों तक ही सीमित नहीं है। ये असल में हमारे समाज के उस लंबे सफर की कहानी है जो गहरे आध्यात्मिक दर्शन से शुरू होकर विशाल साम्राज्यों के बनने और फिर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के उभरने तक पहुंचता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं। आज हम मुख्य रूप से 6 अहम पड़ावों पर बात करेंगे। पहले आध्यात्मिक परिवर्तन यानी बौद्ध और जैन धर्म, फिर मौर्य प्रशासनिक तंत्र, अशोक और उनका धम्म, गुप्त साम्राज्य का युग, गुप्तकालीन समाज और अर्थव्यवस्था, और अंत में क्षेत्रीय राज्यों का युग। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, आध्यात्मिक परिवर्तन, जहां हम बौद्ध और जैन धर्म की बात करेंगे। अब देखिए, ये कितनी दिलचस्प बात है कि दो विचारधाराएं एक ही समय में पनप रही थीं, लेकिन उनके रास्ते कितने अलग थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने ही वेदों और जन्म पर आधारित जाति प्रथा को बिल्कुल नकार दिया था, लेकिन उनका तरीका एकदम अलग था। बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग को चुना, आम लोगों की भाषा पाली का इस्तेमाल किया, और देखते ही देखते ये भारत की सीमाओं के पार तक फैल गया। ये दर्शन आत्मा के हमेशा रहने यानी शाश्वत होने को नहीं मानता। वहीं दूसरी तरफ जैन धर्म ने बहुत ही कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया और प्राकृत भाषा का उपयोग किया। इसका प्रभाव मुख्य रूप से भारत तक ही रहा, और हां, ये आत्मा को शाश्वत मानता है। बौद्ध धर्म रातों रात वैसा नहीं बन गया जैसा हम आज देखते हैं। ये सदियों तक चलने वाली एक बेहद सुव्यवस्थित प्रक्रिया थी। जरा सोचिए, वैशाली में 383 ईसा पूर्व में दूसरी संगीति हुई, जहां स्थविर और महासांघिक के रूप में पहला बंटवारा देखा। फिर 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में महान अशोक के समय तीसरी संगीति हुई, और अंत में पहली सदी में कुंडलवन में राजा कनिष्क के समय चौथी संगीति हुई, जहां बौद्ध धर्म आधिकारिक तौर पर हीनयान और महायान में बंट गया। मतलब ये एक वैश्विक धर्म को आकार देने का एक लंबा और क्रमिक सफर था। अब अगर जैन धर्म की बात करें तो इनकी आध्यात्मिक परंपरा भी बहुत गहरी है। इसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं और हर एक के साथ एक खास प्रतीक जुड़ा है जो उनके दर्शन को दर्शाता है। उदाहरण के लिए पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ जी का प्रतीक बैल यानी वृषभ है, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ जी का हाथी, तीसरे संभवनाथ जी का घोड़ा और 16वें शांतिनाथ जी का हिरण है। इसी तरह 22वें अरिष्टनेमी जी का शंख, 23वें पार्श्वनाथ जी का सर्प और 24वें यानी अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का प्रतीक सिंह है। इन प्रमुख तीर्थंकरों और उनके प्रतीकों को अगर हम एक साथ देखें तो समझ आता है कि प्राचीन भारत में धार्मिक पहचान को सहेजने का तरीका कितना सटीक था। ये प्रतीकवाद सिर्फ पहचान के लिए नहीं था, बल्कि इसके पीछे बहुत गहरा दर्शन छिपा था। और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए जो नियम थे वो बहुत ही सख्त थे। इन्हें पंच महाव्रत कहा जाता है। इसमें 5 चीजें शामिल हैं: अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह यानी किसी भी तरह की संपत्ति न जोड़ना, अस्तेय जिसका मतलब है चोरी न करना, और अंत में ब्रह्मचर्य। यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है अहिंसा पर उनका अडिग विश्वास। यही अहिंसा आगे चलकर जैन धर्म की सबसे बड़ी पहचान बनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, मौर्य प्रशासनिक तंत्र। मौर्य प्रशासन कोई साधारण व्यवस्था नहीं थी, बल्कि एक विशाल और एकदम सटीक काम करने वाली मशीन की तरह थी। इसके पैमाने की कल्पना कीजिए। सबसे ऊपर सत्ता के केंद्र में राजा होते थे। उनके ठीक नीचे प्रांतों की जिम्मेदारी कुमार या युवराज संभालते थे। फिर मंडल स्तर पर प्रादेशिक होते थे, और आहार या विषय के लिए विषयपति। प्रशासन को बिल्कुल जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए 800 गांवों का एक समूह बनाया जाता था, जिसे स्थानीय कहते थे। और सबसे आखिर में प्रशासन की सबसे छोटी लेकिन सबसे अहम कड़ी थी ग्राम, जिसके मुखिया ग्रामीणी कहलाते थे। ये ऊपर से नीचे तक का एक कमाल का पदानुक्रम था। मौर्य साम्राज्य अपनी अर्थव्यवस्था के हर छोटे से छोटे पहलू को कितनी बारीकी से कंट्रोल करता था, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है सीताध्यक्ष। ये मौर्य प्रशासन में खास तौर पर कृषि विभाग के प्रमुख होते थे। सिर्फ खेती ही नहीं, व्यापार, सीमा शुल्क और बुनियादी ढांचे को संभालने के लिए ऐसे कुल 14 अलग अलग विभागाध्यक्ष थे। ये 14 की संख्या ही अपने आप में इस बात का सबूत है कि ये कितनी विशाल और सुलझी हुई नौकरशाही थी। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, अशोक और उनका धम्म। जब हम मौर्य साम्राज्य की चरम की बात करते हैं तो राज्य की सत्ता और धर्म आपस में पूरी तरह घुल मिल जाते हैं।
सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध की तबाही देखने के बाद न सिर्फ अहिंसा का रास्ता चुना, बल्कि बौद्ध सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को विदेशों तक भेजा। सारनाथ का मशहूर सिंह स्तंभ, जिसे हम आज गर्व से अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाए हुए हैं, उसमें भी बौद्ध धर्म से जुड़े प्रतीकों को बड़ी ही खूबसूरती से उकेरा गया है। इतिहास के पन्नों को थोड़ा और पलटते हैं और पहुंचते हैं अपने चौथे पड़ाव पर, गुप्त साम्राज्य का युग। गुप्त राजवंश का सफर देखना सच में किसी शानदार रिले रेस को देखने जैसा है, जहां हर राजा ने साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 319-320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत करके इसकी नींव मजबूत की। उसके बाद समुद्रगुप्त आए, जिनकी लगातार जीतों की वजह से उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का दौर आया, जिन्होंने रामगुप्त को तो हराया ही, साथ ही चीनी यात्री फाहियान भी उन्हीं के समय भारत आया। इसके बाद कुमारगुप्त ने ज्ञान की एक नई मिसाल पेश करते हुए महान नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। और फिर स्कंदगुप्त, जिन्होंने हूणों के भयंकर हमलों से साम्राज्य की पूरी ताकत से रक्षा की। अलग अलग साम्राज्यों के बीच एक चीज कैसे पीढ़ियों तक कायम रह सकती है, इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है गुजरात की सुदर्शन झील। यह हैरान करने वाली बात है कि एक ही झील को सदियों तक अलग अलग शासकों ने कैसे सहेजा। इसकी शुरुआत मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त द्वारा हुई। फिर अशोक के काल में तुषास्फ ने इस पर बांध बनवाया। सदियों बाद 130 से 150 ईस्वी के बीच शक शासक रुद्रदामन के समय इसका फिर से निर्माण हुआ। और आखिरकार गुप्त काल में स्कंदगुप्त के समय चक्रपालित ने इसे दोबारा संभाला। साम्राज्य आते जाते रहे, लेकिन जनहित का ये काम बिना रुके चलता रहा। आइए अब नजर डालते हैं हमारे 5वें विषय पर, गुप्तकालीन समाज और अर्थव्यवस्था। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत क्यों थी? इसका राज छिपा था जमीन के हर एक इंच के सटीक बंटवारे में। सब कुछ बिल्कुल तय था। खेती करने लायक जमीन को क्षेत्र कहा जाता था। जो बंजर या बिना जुताई वाली जमीन होती थी वो खिल कहलाती थी। जहां लोग बस सकते थे उस जमीन को वास्तु कहते थे। जानवरों को चराने वाली जगह गोचर थी, और जो एकदम घने जंगल वाली जमीन थी उसे अपरहत कहा जाता था। इसी बेहतरीन व्यवस्था से व्यापार फला फूला, और उन्होंने भारी मात्रा में जो सोने के सिक्के चलाए उन्हें दीनार का नाम दिया गया। ये दौर भले ही आर्थिक रूप से स्वर्ण युग था, लेकिन समाज में कुछ बहुत ही सख्त बदलाव आ रहे थे। वर्ण व्यवस्था अब काम के आधार पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से जन्म के आधार पर तय होने लगी थी। समाज में छुआछूत जैसी चीजें उभर रही थीं, जिसका जिक्र चीनी यात्री फाहियान ने चांडाल शब्द के साथ किया है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में देवदासी प्रथा शुरू होने के रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं। इसी काल के 510 ईस्वी के एरण अभिलेख में हमें सती प्रथा का पहला लिखित सबूत मिलता है। और दासों की प्रथा तो इतनी आम थी कि मनु ने 7 और नारद ने 15 तरह के दासों का जिक्र किया है। मतलब समाज अमीर तो था, लेकिन इसके नियम बहुत ज्यादा कठोर होते जा रहे थे। इन सबको देखते हुए एक बहुत ही बड़ा सवाल जहन में आता है। आखिर तब क्या होता है जब इतने बड़े और मजबूत स्वर्ण युग का पतन होता है? क्या होता है जब एक पूरा उपमहाद्वीप छोटे छोटे हिस्सों में बंटने लगता है? और यहीं से शुरुआत होती है हमारे छठे और आखिरी पड़ाव की, क्षेत्रीय राज्यों का युग। गुप्त काल के बाद जब सत्ता कई हिस्सों में बंट गई, तब थानेश्वर के राजा हर्षवर्धन का नाम बहुत प्रमुखता से सामने आता है। उनका व्यक्तित्व सच में बहुत ही बहुआयामी था। वो एक तरफ तो महान योद्धा थे, हालांकि नर्मदा नदी के पास उन्हें चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया था। लेकिन युद्ध के अलावा उनका आध्यात्मिक सफर भी दिलचस्प है, जहां उन्होंने शिव और सूर्य की पूजा से शुरू करके महायान बौद्ध धर्म तक का सफर तय किया। कन्नौज और प्रयाग में उन्होंने विशाल धार्मिक सभाएं करवाईं, और सबसे बड़ी बात, वे खुद एक शानदार लेखक थे, जिन्होंने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद जैसी रचनाएं लिखीं। चीनी यात्री वेनसांग और मशहूर कवि बाणभट्ट उन्हीं के दरबार का हिस्सा थे। अब अगर हम पूर्व में बंगाल के पाल और सेन राजवंशों की तरफ देखें, तो राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद ये पूरा इलाका शिक्षा और संस्कृति का एक बहुत बड़ा गढ़ बन चुका था। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर महाविहार बनवाकर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति ला दी थी। 1202 में जब बख्तियार खिलजी ने विनाशकारी हमला किया, उससे पहले तक ये क्षेत्रीय राज्य सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास के शिखर पर थे। अब एक ऐसा तथ्य सुनते हैं जो सच में हैरान कर देने वाला है। पाल शासक देवपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए
एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 गांव दान में दे दिए थे। लेकिन सोचिए, ऐसा उन्होंने किसके कहने पर किया था? यह सुदूर जावा के शासक बालपुत्र देव के सीधे अनुरोध पर किया गया था। इससे यह साफ होता है कि राजनीतिक रूप से बटे होने के बावजूद भी प्राचीन भारत का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और संस्कृति में कितना गहरा और दूर तक फैला हुआ प्रभाव था। तो एक जगह से दूसरी जगह भटकने वाली तपस्वी भिक्षुओं से शुरू होकर विशाल प्रशासनिक मशीनों के बनने और फिर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के पनपने तक ये पूरा सफर कितना अद्भुत रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि प्रशासन, धर्म और समाज की ये प्राचीन परतें आज भी हमारे आधुनिक समाज में किस तरह से मौजूद हैं। इतिहास असल में सिर्फ बीते हुए कल की बात नहीं है, ये हमारे आज को समझने का एक बहुत बड़ा जरिया है। इसी एक विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।